स्वागत है आप सभी का हमारे टीजीडी यूट्यूब चैनल में। गुंदा सर आप सबको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत भूगोल का पार्ट 2 लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मृदा सॉइल यानी भारत की मृदाओं का वर्गीकरण की बात आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो स्टूडेंट इसका पार्ट 1 लेक्चर अगर नहीं देखे हैं वो हमारे टीजीडी यूट्यूब चैनल का प्ले लिस्ट पे जाए और वहाँ से जाके आप पार्ट 1 देख सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है, समझ में आता है बढ़िया तरीके से और आप लगता है कि आपको एग्जाम के लिए उपयोगी है तो आप हमें सपोर्ट करें, हमें चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट्स करें और अन्य दोस्तों के पास भी पहुंचाने का कार्य करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आपका लेक्चर। ठीक है, चलिए। भारत की मृदाओं का वर्गीकरण की जो बात हो रही है, उत्पत्ति के रंग, संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पर ये जो बांटा गया है। आपको बात करें जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल लाल और पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवणीय मृदा, पीट मृदा और वन मृदा, इस रूप में बांटा गया है। इनके कहा जाए तो भारत की मृदाओं का वर्गीकरण की जो बात करें वो आपको उत्पत्ति, रंग और संयोजन और स्थिति के आधार पर ये बांटा गया है। चलिए मृदा यानी सोल की जो बात करें, शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा शब्द सोलम से हुई है। किसे हुई है? सोलम से हुई है। किसे हुई है? सोलम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ फर्श होता है, फ्लोर जिसे कहते हैं, फर्श होता है। याद रखिएगा, सवाल पूछा जाता है एग्जाम में कि मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा ने किससे जुड़ा हुआ है, किस शब्द को बोलते हैं, तो किससे हुआ है? तो बताइए सोलम से हुआ। किसे हुआ? सोलम से हुआ। याद रखिए, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? फर्श होता है। चलिए, है ना। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा भारत के सर्वाधिक क्षेत्र की जो बात करें वो जलोढ़ की बात करें, जलोढ़ मृदा, जिसे अलुवियन यानी कि कछारी मृदा भी कहा जाता है, जलोढ़ मृदा की बात हो रही है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एक एक करके हम पढ़ने वाले, एक एक लेक्चर, कहीं जाए नहीं, पूरी क्लास को पढ़े, बढ़िया तरीके से पढ़े और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए सबसे बड़ी चीज है, आपको बता दें, अगर आप चाहते हैं कि आपके समाज में मान मर्यादा रहे, बढ़िया से रेस्पेक्टेड बने, आपके माता पिता का मान सम्मान बढ़े, इस प्रकार से अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा और सर्विस कर लीजिएगा। तो मैं लिखित दे रहा हूँ आपको, आपके जीवन में ना इतनी बदलाव आएंगे, इतनी बदलाव आएंगे, जो आपके पीठ पीछे गालियां देते हैं, उल्टे सीधे बोलते हैं, शब्द का प्रयोग करते हैं, वो सारे सिर्फ उनके मुंह बंद हो जाएंगे और आपका नाम का प्रयोग करके वो ना कहीं बचने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा। इंसान का 2 ही बार स्टेटस लगाया जाता है, पता है कब? एक सेलेक्टेड हो जाएगा तब लिखेगा मेरा भैया, मेरे चाचा, मेरी दीदी, मेरे ये लोग सेलेक्टेड हो गए, देखिए बहुत बहुत बधाई हुआ। और एक दूसरी बार लगाएगा ना कि जब उनकी मृत्यु हो जाएगी, हाँ लगा ना, चला गया चांद ऐसे करके, तो ये सब चीजें लगाएगा, है कि नहीं? तो आप ये चला गया चांद वाला चीजें जो भूल जाओ, है ना, और ये चीजें टारगेट बनाओ कि तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारे फोटो के कोई प्रयोग करके, तुम्हारा नाम का प्रयोग करके और कोई अपने आप को कहीं बचने का प्रयास करता है तो सोचो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए रेगुर की बात करें, रेगुर मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो काली मृदा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? काली मृदा के नाम से। रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? महाराष्ट्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बउआ? महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए मलवा पठार में किस मृदा की अधिकता है? तो काली मृदा का। किसका? काली मृदा का सबसे ज्यादा अधिकता है। ठीक है, काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा किस नाम से जाना जाता है? जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। यहाँ मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। सवाल पूछा था एग्जाम में कि कपास की खेती लेकिन मिट्टी की सबसे ज्यादा उपयोगी मानी जाती है, तो काली मृदा की बात हो रही है। ठीक है, भूलिए मत, भागिए मत। ठीक है, भागने से कुछ नहीं मिलने वाला बउआ, मेहनत करिए, जीवन को बदलिए, बस अपने आप को एक अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास करिए, है कि नहीं? चलिए आगे बात करते हैं। पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, जबकि लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। पीला रंग किसके कारण था? फेरिक ऑक्साइड, मिट्टी का रंग जो है ना पीला रंग का भी होता है, तो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, जबकि लाल रंग का जो होता है ना उसमें लोहे के कण जो होती है जिस ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, लेटेराइट मृदा मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? तो केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। लोहे की मात्रा सर्वाधिक, लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों में
अनुवर होती जा रही है तो लेटेराइट है ना। लोहे की अधिक मात्रा जो होने कारण जो है किन दिनों में मतलब मृदा दिनों दिन अनुवर यानी इनफर्टिलाइज होती जा रही है तो लेटेराइट है ना, लेटेराइट। चलिए मृदा मृदा की क्षारीयता तो कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। मृदा को क्षारीयता कम करने के लिए किसका प्रयोग होता है? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। किसका? जिप्सम का। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। लेटेराइट मृदा में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो मालाबार तटीय प्रदेश में। सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मृदा में होती है? तो बलुई दोमट में। किसमें? बलुई दोमट में होती है। किसमें होती है? बलुई दोमट में होती है। पौधे को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है? तो चिकनी मृदा से। किससे? चिकनी मृदा से होता है। ठीक है, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल लगाई जाती है? दलहनी फसल। मृदा की उर्वरता यानी कि खेतों में नमी आए है ना। आजकल देखिए धान की खेती, धान की तो खेती में पानी तो डालना ही है, लेकिन गेहूं की खेती करने से पहले, बीज उसमें डालने से पहले ना खेतों में लोग पानी, क्यों? क्योंकि समय से बारिश नहीं हो रही है ना। नमी को बरकरार रखने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? आपको खेतों में पानी डालनी पड़ेगी है ना। तो दलहनी की फसल होती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। लाल और पीली मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस यानी जैव पदार्थ की कमी होती है। चलिए यहाँ से इसके दूसरी स्लाइड देखते हैं ना, यहाँ से दूसरी स्लाइड। चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? तो है ना, अवनालिका अपवर्दन से। किससे? अवनालिका अपवर्दन से हुआ है। चाय बागान के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? लेटेराइट। यानी किससे? चाय बागान के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? लेटेराइट। ठीक है, चलिए दोमट मृदा में कौन सी कण पाए जाते हैं? दोमट मृदा में कौन सी कण पाई जाती है? गाद, यानी कि जिसे मृतिका व रेत कहा जाता है। भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिकता कमी है? जस्ता की। किसकी? जस्ता की कमी है। ठीक है, गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? बांगर। क्या कहलाती है? बांगर कहलाती है। अम्लीय मृदा को किस कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो लाइम यानी कि चूना का। किसका प्रयोग किया जाता है? चूना का प्रयोग किया जाता है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। भारत में सबसे ज्यादा क्षारीय मृदा जो पाई जाती है वो उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाती है। ठीक है, लवणीय मृदा में नाइट्रोजन और चूने की है ना अल्पता क्या होती है? अल्पता कम पाई जाती है। यानी कि लवणीय मृदा में क्या होती है कि नाइट्रोजन और चूने की अल्पता क्या होती है? कम होती है। चलिए आगे बात करते हैं। जैव मृदा यानी कि ऑर्गेनिक सोयल का रंग नीला क्यों होता है? यानी कि जैव मृदा यानी ऑर्गेनिक सोयल जिसे बोलते हैं उसका रंग नीला क्यों होता है? तो अम्लीय और फेरस आयरन के कारण। किसका होता है? अम्लीय और फेरस आयरन के कारण होता है। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? तो कैल्शियम की। किसकी? कैल्शियम की सबसे ज्यादा अधिकता पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है? तो नाइट्रोजन का। किसका? नाइट्रोजन का। मृदा अपवर्दन को किस प्रकार से रोका जा सकता है? वन रोपण द्वारा रोका जा सकता है कि पेड़ पौधे लगा के ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मिट्टी कटाव क्या रोका जा सकता है। जिसमें क्या होती है कि नमी रुक सकता है। इस होता है ना कि बारिश न पेड़ पौधे ना रहने का बारिश की संभावना कम होती है, मिट्टी कटाव होती है तो दूसरे जल स्तर में चला जाता है, खत्म हो जाता है वो। अच्छा यही से देखिए बाढ़ आती है ना, तो बाढ़ आने से ना किसान को तो लाभ, कृषि के लिए लाभ हो जाती है, लेकिन हाँ जल स्तर जब बाढ़ आने से ना जल जीवन तो नष्ट थोड़ा होता ही है, लेकिन खेती बाड़ी के लिए क्या होता है? ज्यादा फायदेमंद हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आप ये कहाँ चला गया? हाँ यहाँ। चलिए पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? तो कैल्शियम की। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? तो उसकी बात करें तो वो पाई जाती है आपके किसका? कैल्शियम की। मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है? नाइट्रोजन का। किसका? नाइट्रोजन का। मृदा अपवर्दन को किस प्रकार रोका जा सकता है? वन रोपण द्वारा, यानी पेड़ पौधे से द्वारा आसानी से रोका जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। पीएच के मान के अनुसार मृदा की प्रकृति, पीएच का नहीं पोटेंस जिसे शक्ति बोलते हैं ना, जैसे कि मानव का खून का पीएच मान 7.4 होता है, उस प्रकार से ये चीजें हुई कि 1 से लेकर 6 पीएच मान होगा तो अम्लीय मिट्टी होती है। क्या? एसिडिक सोयल होता है।
7 पीएच मतलब उदासीन मिट्टी होगी जिसे न्यूट्रल सोइल कहेंगे, है ना। 8 से 14 पीएच मान होगा तो क्षारीय मिट्टी जैसे एल्काइन, है ना, एल्काइन, है ना, सोइल कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। वनस्पति नेचुरल, है ना, वेजिटेशंस की बात हो रही है। चलिए, प्राकृतिक वनस्पतियां, ठीक है। विभिन्न प्रकार के वन समूह का है ना वातावरण है विभिन्न प्रकार के। जैसे बात करें समूह वन में है उष्ण उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार, जैसे ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि इसका प्रतिशत कितना है 2.92, कितना है 2.92 है, ठीक है। दूसरा उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि 13.79 की बात हो रही है, 13.79% की बात हो रही है। समूह 3 की बात करें तो उष्णकटिबंधीय नम पर्वतीय वन, ट्रॉपिकल मोस्ट डिस, है ना, डिसिडस फॉरेस्ट 19.73, यानी कि 19.73% है। तो इस प्रकार से इसका प्रतिशत दिया हुआ, ध्यान से देखिए, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। भारत की जो बात हो रही है, भारत का सर्वाधिक बृहद में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो भारत में सबसे ज्यादा जो है वन क्षेत्र जो पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र में औसत वर्षा कितनी होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बीएसएसआई के संस्थापक सर जॉर्ज किंग थे तथा इसकी स्थापना 13 फरवरी 1890 को हुई थी। भारत में सिनकोना वृक्ष कहाँ पाया जाता है, तो दार्जिलिंग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, दार्जिलिंग में पाया जाता है। सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में कि भारत में सिनकोना वृक्ष कहाँ पाया जाता है, तो दार्जिलिंग में पाया जाता है। कथा बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग होता है, खैर का, किसका, खैर का प्रयोग होता है। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण क्या है, खेजरी, खेजरी है, क्या है, खेजरी। चलिए आगे बात करते हैं। खेजरी। चलिए, भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, 1980 में। भारत में वन संरक्षण अधिनियम का मतलब पेड़ पौधे को नहीं काटा, सूखा पेड़ पौधे काटिए लेकिन उसके स्थान पर दूसरा पेड़ पौधा लगा दीजिए, है ना। सागौन तथा सौल के वृक्ष किस प्रकार के वन में पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वर्णपाती वन में पाया जाता है। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में देवदार वृक्ष का बाहुल्य है। चलिए, बांस की कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है, लाठी बांस, क्या होती है, लाठी बांस, है ना। चलिए, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना वर्ष 1982 में भोपाल में की गई थी। कहाँ की गई थी, 1982। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी IIFM की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1982 भोपाल में की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। लंबी जड़ों और नुकीले कांटों अथवा शूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्ष वाले वनों का असमानता पाए जाते हैं, राजस्थान में। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की नवीन रिपोर्ट के अनुसार वार्षिक स्तर पर वन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वृद्धि में भारत को विश्व कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था, 8वां। यानी कि सबसे बड़ी याद रखिए, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के नवीन रिपोर्ट के अनुसार वार्षिक स्तर पर क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वृद्धि में भारत को विश्व में कौन सा स्थान मिला है, 8वां नंबर पर भारत है। भोजपत्र यानी कि भोज वृक्ष यानी कि वृक्ष कहाँ पाया जाता है, हिमालय में। भोजपत्र कहाँ पाया जाता है, हिमालय में पाया जाता है ना। पलास की बात है, पलास के वृक्ष जंगल की आग को भी कहा जाता है, यानी पलास के वृक्ष के जंगल को भी आग भी कहा जाता है। भारत के किस राज्य में सागौन वन पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा सागौन जो होता है कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है, देवदार। क्या नाम है, देवदार। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन था, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा के ही नेतृत्व में चिपको आंदोलन
की गई थी, क्योंकि वहां के ठेकेदार द्वारा पेड़ की कटाई की जा रही थी। सुंदरलाल बहुगुणा ने, उत्तराखंड की बात, टिहरी गांव की बात हो रही है, रेनी ग्राम में। तो ठेकेदार ने बोला कि पेड़ को काट देंगे, लेकिन सुंदरलाल बहुगुणा ने रोकने का प्रयास किया, जिससे नहीं रुके तो बहुत से लोगों ने उस पेड़ को पकड़ के चिपक गए। लेकिन उसका नतीजा क्या रहा कि ठेकेदार द्वारा उस पेड़ के साथ साथ उन व्यक्ति को भी हत्या कर दिया, काट दिया। इसीलिए चिपको आंदोलन कहा जाता है, जो कि उत्तराखंड में हुई थी, है ना, टिहरी जिला रेनी गांव में। भारतीय वन संरक्षण यानी FSI की स्थापना कब हुई थी? 1 जून 1981 में हुई थी। भारत में मैंग्रोव वनस्पति कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है? तो 4975 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं। भारत में 8 वनस्पति क्षेत्र की जो बात हो रही है, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र कश्मीर से कुमाऊं तक फैला हुआ है। और उस वनस्पति क्षेत्र की बात करें, शीतोष्ण कटिबंधीय भाग, चीड़, देवदार, शंकुधारी वृक्ष, कोनिफॉर्म, चौड़ी पत्ती, शीतोष्ण, इस प्रकार से देखिए, यहाँ से पूरा स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, दिख रहा है आपको। गंगा मैदानी क्षेत्र, कछारी मैदान, इनमें गेहूं, चावल, गन्ना की खेती होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ मालाबार क्षेत्र, प्रायद्वीपीय अंडमान फास्ट चलिए यहाँ से, है ना, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1906 में स्थापना हुई, देहरादून राज्य उत्तराखंड। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1985, जोधपुर राजस्थान। इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी 1938, बेंगलुरु कर्नाटक। रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1988, जोरहाट असम में। यहाँ से देखिए पूरा एक एक करके किसका स्थापना कब हुई है, सब कुछ यहाँ पर हम खुद लिखे हुए हैं। यहाँ देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट, है ना, जेनेटिक्स एंड टी ब्रीडिंग 1988, कोयम्बटूर तमिलनाडु में। सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहैबिलिटेशन 1992, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। हिमालय फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इस प्रकार से सब इंस्टीट्यूट का नाम है ना। उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान अनुसंधान संस्थान 1979, तिरुवनंतपुरम केरल में है। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी की बात हो रही है। ये सबसे बड़ी चीज है कि कहाँ क्या है, आवश्यकता। भारत के राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, देखिए जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। जम्मू कश्मीर सिटी फॉरेस्ट, सलीम अली, दाची गाम, किश्तवाड़, काजीनाग, हरियाणा, लद्दाख हेमिस, बृहद हिमालय, इंद्रकिला, खीरगंगा, पीन घाटी, सिम बालबारा, स्क्रीनशॉट, कंचनजंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से देखिए, यहाँ से हो गया स्क्रीनशॉट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हो गया स्क्रीनशॉट, हो गया। विलुप्त हो रहा है जीव तथा पेड़ पौधों को जीनों के संरक्षण हेतु नार्वे द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की गई। याद रखिए, सवाल पूछा जाता है एग्जाम में कि विलुप्त हो रहे जीव तथा पौधे, पेड़ पौधे को संरक्षण के लिए कहाँ स्थापना की गई है, तो नार्वे में। क्या नाम है उसका? अंतर्राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की गई। चलिए यहाँ बात करते हैं आपका एक एक करके। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ है? कलकत्ता में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम की इसके लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गेंडे यहाँ पाए जाते हैं, एक सींग वाला गेंडा यहाँ पाया जाता है। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? मंडला में। कहा? मंडला यानी कि मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉयल बंगाल टाइगर की वजह से। चलिए यहाँ से, वर्ष 1974 में स्थापित नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में।
बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1974 में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक परिवर्तित का नाम क्या है? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, है ना। नोकरेक जैव मंडली किस क्षेत्र में मंडलीय क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? मेघालय। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। रणथंभौर वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। चलिए यहाँ देखिए आंध्र प्रदेश अभ्यारण्य, आंध्र प्रदेश में कौन कौन वन्य जीव अभ्यारण्य है? कोरी गंगा। यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिए, पहले बता दे रहे हैं। हाँ पूछता है, पूछ जाने की कोरी गंगा वन्य अभ्यारण्य कहाँ है? आंध्र प्रदेश, ऐसे करके, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। कोरी गंगा, कोरिंगा, गंगा नहीं कोरिंगा, कोलेरू, पुलिकट, नागार्जुन, सागर, श्रीशैलेश, प्राणहिता, तेलंगाना, है ना, बिहार, तेलंगाना, नागार्जुन सागर, श्रीशैलेशम, प्रणहिता, है ना, किनेरसानी बिहार, बरेला झील वर्तमान में सलीम अली जुब्बा, सहनी पक्षी बिहार, भीम बांध, गौतम बुद्ध, कांवर झील, कैमूर, वाल्मीकि, विक्रमशिला, गंगा डल्फिन, चंडीगढ़, सुखना झील, छत्तीसगढ़, है ना, अचान कुमार सीतांदी, गोवा, भगवान महावीर मोलम, मध्य प्रदेश, बोरी गांधी सागर, राष्ट्रीय चंबल पन्ना, तातातानी, सोन घड़ियाल, महाराष्ट्र में फरसाड़ बोर। तो इस पर के देखिए है ना, सारा वन अभ्यारण्य ही जीव है, याद रखिए। कहाँ कहाँ क्या है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ये भी देख लीजिए कहाँ कौन सा झील है, बड़ी ज्यादा एग्जाम पूछता है, पहले बता दे रहा, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भारत का प्रथम गिद्ध प्रजनन केंद्र पिंजौर यानी हरियाणा में, जबकि दूसरा राजभट खावा यानी पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य उड़ीसा के किस राज्य में, किस जिला में स्थित है? तो मयूरभंज जिला, क्या नाम है उसका? मयूरभंज जिला। भरतपुर पक्षी विहार राजस्थान भारत में साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है, इसके केवला देवघाना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किसको जैव विविधता दशक घोषित किया है? तो याद रखिए वर्ष 2011 से लेकर 2020 के बीच। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1968। एकमात्र अभ्यारण्य जहां कश्मीरी स्टैग पाया जाता है, दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? जम्मू कश्मीर। चलिए जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? तो कच्छ के रण में जंगली गधा। एस। शेर की पूंछ वाला मकाऊ मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? पूंछ वाला मकाऊ साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में, है ना। मुदुम लाई पशु विहार किन दो राज्यों को सीमा पर स्थित है? कर्नाटक और केरल में। केरल स्थित पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथी अभ्यारण्य और बाघ अभ्यारण्य के लिए भी भेजा जाता है। मानस वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है? असम में। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कौन सा है? केबुल लामजाओ मणिपुर में। चलिए यहाँ कुछ दिवस की बात करते हैं हम कि कौन सा दिवस किस दिन मनाया जाता है। महत्वपूर्ण पर्यावरणीय दिवस की बात हो रही, किस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है बबुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, बढ़िया से पढ़िए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाए जाते हैं? 28 फरवरी। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च। विश्व मौसम दिवस 23 मार्च। अर्थ आवर दिवस मार्च का अंतिम शनिवार में। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल।
विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई। तंबाकू मुक्ति दिवस 31 मई। पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई। विश्व उजेन दिवस 16 सितंबर। विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 नवंबर। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर। ठीक है, यहाँ पर विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, तंबाकू मुक्ति दिवस 31 मई। गर्म पानी का अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? असम यानी कि दीफू में। कहाँ है? असम यानी कि दीफू में है। ठीक है। क्योगा किस पशु की विलुप्त प्रजाति है? जेबरा। किसका? जेबरा की। डॉक्टर सलीम अली भारतीय पक्षी विज्ञानी के रूप में प्रसिद्ध हैं। भारतीय पक्षी विज्ञानी के रूप में कौन प्रसिद्ध? डॉक्टर सलीम अली प्रसिद्ध है। ठीक है। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क यानी सिक्किम के किस वर्ष स्थापित की गई थी? 1977 में। कंचनजंगा कहाँ है? तो सिक्किम में 1977 में इसकी स्थापित की गई थी। प्रसिद्ध गिर वन किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। गिर वन एशियाई शेर के लिए प्राकृतिक पर्यावास है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। कहाँ स्थित है? कलकत्ता में। चलिए, हिम तेंदुआ भारत में कहाँ पाया जाता है? सिक्किम में। कहाँ? सिक्किम। सारस किस राज्य का राष्ट्रीय पक्षी है? उत्तर प्रदेश का। नल सरोवर पक्षी बिहार किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने राज्य मंडल आरक्षित क्षेत्र को मान्यता प्रदान की गई है? 11। गुजरात के कच्छ के रण में स्थित एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान को किस नाम से जानता है? वनी ग्रासलैंड। भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 18। कितना है? 18। चलिए, ये देखिए, भारत का 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। 1986 में नीलगिरी कहाँ है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में भी है। 1986 में नंदा देवी। तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका। 18 पहले यहाँ से हो गया, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। आंध्र प्रदेश, डिब्रू सैखोवा असम, चलिए, दिबांग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। किस में? उत्तराखंड। भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में विविध समुद्री पेड़ पौधे तथा जंतुओं को संरक्षित करने के लिए जैव आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी को वर्ष 2000 में यूनेस्को द्वारा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। वर्तमान में कुल 12 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को के नेटवर्क में शामिल है। वाल्मीकि बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम चंपारण यानी कि बिहार से। वाल्मीकि बाघ आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? तो बिहार, पश्चिम चंपारण में। चलिए, इसकी बात करते हैं। चलिए, रामसर समझौते के अंतर्गत भारत के 42 आर्द्र भूमि क्षेत्र है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट? चलिए, ठीक है, यहाँ तक हो गया स्क्रीनशॉट। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कच्छ का रण और सबसे छोटा डिब्रू सैखोवा असम है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। भारत में 52 बाघ आरक्षित क्षेत्र के अवस्थित है। कितना? 52 बाघ आरक्षित क्षेत्र है। चलिए, ध्यान दीजिए, लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग असम।
मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट, माधवगढ़, सतपुड़ा, खन्हा, पन्ना, पेंच। ठीक हो गया, चलिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए सब। वन्य जीव संरक्षण परियोजना, बाघ परियोजना 1973 हो गया। चलिए, घड़ियाल प्रजनन परियोजना 1975, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास मंच विकास कार्यक्रम की सहायता से 1975 में ओडिशा से यह परियोजना प्रारंभ की। इस योजना का विस्तार का केरल, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, राजस्थान का हो गया। परवाल भित्तियों 60 से 70 मीटर तक गहरे, स्वच्छ और या कम लवणीय जल में 20 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री तापमान वाले क्षेत्र में पाई जाती है। अपवाह तंत्र की बात करते हैं, चलिए, है ना। चलिए अपवाह तंत्र की जो बात कर रहे हैं, चलिए, ड्रेनेज सिस्टम, किस नदी और उसकी सहायता नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्रों को क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र। भारत की सबसे बड़ी तथा लंबी नदी कौन है? गंगा। ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार का अपवाह तंत्र का उदाहरण है? पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का। मानस किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोमुख। लेह नदी, लेह सिंधु नदी के किस तट पर अवस्थित है? दाएं तट पर। भारत की किन दो नदियों का उद्गम स्थल लगभग एक ही है? ब्रह्मपुत्र और सिंधु। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर। गंगा की वह सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी भाग में हुआ है? गोमती। तो उसका डायग्राम, लाइट चली गई। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। वृद्ध गंगा किसे कहते हैं तो बताइए? गोदावरी नदी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत। कहाँ है? तिब्बत। केदारनाथ के से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? मंदाकिनी। मंदाकिनी किस जल प्रवाह तथा मान अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? अलकनंदा। किससे? अलकनंदा से। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? अलकनंदा। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बंदरपूछ श्रेणी के यमुनोत्री हिमनद। दामोदर नदी किस नदी के सबसे बड़ी सहायक नदी है? हुगली। हिमाचल प्रदेश में कौन सी प्रमुख नदियां प्रवाहित होती हैं? चेनाब, रावी और सतलज। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली कौन सी नदी है? कोसी। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से निकलती है। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदियों में से किस एक निम्नवाल के कारण विभ्रंश घाटी का निर्माण हुआ? दामोदर नदी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य में संयुक्त राजघाट नदी किस नदी पर निर्मित की गई है? बेतवा नदी पर। भारतीय नदी प्रणाली दो रूप में, हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय नदी तत्व, है ना। हिमालय नदी की बात हो रही है तो ध्यान देंगे, आपको बता रहे हैं कि सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, पश्चिमी नदी घाटी उद्गम, और यहाँ बात करें विंध्य प्रायद्वीपीय दो भागों में, हिमालय कितना 3 भागों में बटा हुआ, गंगा नदी, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। और पश्चिमी घाटी की बात करें तो यह आपका हो गया ना, आपका 4 भाग, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, पेन्नार। और मध्य विंध्य की बात हो रही है तो ये 3 में, महानदी, नर्मदा और ताप्ती नदी। चलिए, भारत के किस नदी पर विश्व की सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? तो चेनाब नदी पर। किसमें? चेनाब नदी पर सबसे। चल, नर्मदा और ताप्ती नदी समुद्र में गिरते समय किनका संरचना निर्माण करती है? ज्वारमुद, है ना, ज्वारन मुख यानी कि एस्चुरी की।
भ्रंश घाटी लिफ्ट वैली से प्रवाहित होने वाली दो मुख्य नदी कौन सी? नर्मदा और ताप्ती। पश्चिमी वाहिनी नदी नर्मदा उत्तर में विंध्य पर्वत से सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदी कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती। सोन तथा नर्मदा उद्गम का स्थल कहाँ है? अमरकंटक। कपिला किस नदी की सहायक नदी है? कावेरी। नदियों की लंबाई के और आरोही क्रम में गोदावरी, महानदी और ताप्ती की सही अनुक्रम कौन सा है? याद रखिए, गोदावरी 1465 किलोमीटर, नर्मदा 1312 किलोमीटर, महानदी 851 किलोमीटर, ताप्ती 724 किलोमीटर। दक्षिण भारत की नदियों में किसका जलग्रहण सर्वाधिक है? गोदावरी का। किसका? गोदावरी का। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी नदी सबसे लंबी होती है? गोदावरी। हंगरी किस नदी की सहायक नदी है? तुंगभद्रा। श्रीरंगपट्टनम कहाँ है पता है? कर्नाटक में। कहा? कर्नाटक की राजधानी हुआ करती थी श्रीरंगपट्टनम। शिव समुद्रम और श्रीरंगम नामक द्वीपों का निर्माण कौन सी नदी करती है? कावेरी। अरब सागर से गिरने वाली दो प्रमुख नदी नर्मदा, ताप्ती। सोन तथा नर्मदा, अमरकंटक। नर्मदा किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? पश्चिम। भूमि बंधित या अंतर्वाही नदी कौन सी है? लूनी। बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? गंडक। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नीलगिरी पहाड़ियों से कावेरी नदी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी राज्यों से प्रवाहित होती है। मंदाकिनी नदी है ना चौराबाड़ी ताल नामक झील से निकलती है तथा सोनप्रयाग में वासुकी गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। चलिए आगे बात करते हैं। ये देखिए, आपको भारत की प्रमुख नदियां की बात हो रही है। सिंधु कहाँ है उद्गम? तिब्बत में। मानसरोवर झील। अन्य नदी कराची पाकिस्तान के निकट। अरब सागर में। कैलाश। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के निकट है ना। चेमायू युडुंग ग्वालंगोर के निकट पद्मा गंगा नदी। हो गया। साबरमती नदी का उद्गम अरावली पर्वतमाला राजस्थान से होता है तथा इसे आगे चलकर खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी जो है 2 बार काटती है। कितना? माही नदी। अधिकांश लवणीय नदी यानी कि स्लाइन रिवर किस अपवाह तंत्र का अंग है? बंगाल की खाड़ी। गंगा नदी पर निर्मित महात्मा सेतु किस राज्य में स्थित है? बिहार, पटना में। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। विश्वासघाती नदी की संज्ञा किस नदी को दी जाती है? हुगली नदी को। संकोश नदी किस राज्य 2 राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? असम और अरुणाचल प्रदेश। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम को किस नाम से जाना जाता है? पंचनंद। झेलम नदी का उद्गम स्थान से होता है कश्मीर के बेरी नाग झरने से। हिमालयी नदियां बारहमासी होती है जबकि प्रायद्वीपीय नदियों का प्रवाह मौसमी होती है। एडन नहर किस नदी से निकलती है? दामोदर नदी से। चलिए आगे बात करते हैं। नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर कौन? लेह सिंधु नदी, कानपुर गंगा नदी सर्वस्थित, ताप्ती, कोटा, चंबल, पटना। पटना कहाँ स्थित है? किस नदी? गंगा के। बनारसी गंगा के। इस प्रकार से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी किनारे है। प्रयागराज गंगा यमुना किनारे है। भागलपुर गंगा किनारे। चलिए विजयवाड़ा कृष्णा नदी है ना। हो गया। फतेहपुर, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, पटना, भागलपुर आदि गंगा नदी किनारे पर ही स्थित है। ठीक है, चलिए जलप्रपात और झील की बात हो रही है। ठीक है,
जलप्रपात और झील। चलिए इसके लेक्चर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जलप्रपात और झील। तो आज रहने देते हैं इसके, ये लेक्चर नंबर 2। इसके बाद लेक्चर नंबर हम 3 लेके उपस्थित होंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा लेक्चर हम पढ़ा दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत समझ में आया होगा, और उम्मीद करते हैं कि आप लाइक कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएंगे कि हमें समझ में आया कि। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।